ओके, तो आज बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन होगा। मुझे अब ऐसा लगता है अच्छा ही हुआ मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो नहीं बनाया। आज हम बहुत सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है इससे और क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट जो 30% टैक्स लगा सकती है एफ.एन.ओ के ऊपर, उसके बारे में। गवर्नमेंट दो चीज़ों को कंसिडर कर रही है। एक, एफ.एन.ओ को बिज़नेस इनकम से हटाकर स्पेकुलेटिव इनकम में डालना, और दूसरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दैट इज़ टीडीएस मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस करना। सरकार जो है वो एफ.एन.ओ ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग की तरह देख रही है, जिसके वजह से वो एफ.एन.ओ को बिज़नेस इनकम से हटाकर स्पेकुलेटिव इनकम में डालना चाहती है, जिससे होगा ये कि किसी भी हालत में आपको 30% टैक्स पे करना ही करना है। अब ये स्पेकुलेटिव इनकम में आता क्या क्या है, तो जैसे आप कोई लॉटरी जीत गए, या फिर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कोई रियलिटी शो आप जीतते हैं, तो ऐसे में आपको 30% टैक्स पे करना ही होता है। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो एफ.एन.ओ जो है वो बिज़नेस इनकम में आता है। अब मान लीजिए अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं प्लस आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो मान लीजिए किसी साल अगर आपको आपके बिज़नेस में 6 लाख का लॉस हो गया और एफ.एन.ओ से आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ये जो 2 लाख का जो लॉस हुआ है आपको, क्योंकि एफ.एन.ओ बिज़नेस इनकम में आता है, तो आप जो ये लॉस है अपने टैक्स में दिखा करके इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और एफ.एन.ओ की दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप एफ.एन.ओ से कोई लॉस बुक करते हैं तो अगले 8 साल के लिए आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें जो है आपको आपके टैक्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाती है, आपको थोड़ी सी मदद मिल जाती है। लेकिन अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम में अगर डाल दिया जाता है एफ.एन.ओ को, तो फिर आप बाकी की सारी बातें तो भूल ही जाइए। आपको अपने बिज़नेस से आपको आपके बिज़नेस में से जो भी प्रॉफिट होता है उसका अलग टैक्स पे करना पड़ेगा, और एनी हाउ जो भी आप एफ.एन.ओ से प्रॉफिट करते हैं उस पर आपको 30% टैक्स पे करना ही करना होगा। और सेट ऑफ का तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर एफ.एन.ओ को स्पेकुलेटिव इनकम में डाला जाता है तो हमारे देश को छोड़कर अगर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो एफ.एन.ओ प्रॉफिट पर या तो आपको बिज़नेस इनकम या फिर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इसमें से एक बात ऐसी भी लगती है जैसे कि लॉस हुआ तो तुम्हारा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें हमको हमारा हिस्सा चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर आप जॉब वाले हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आप कहीं से भी कमाओ, सरकार को उसमें से हिस्सा चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और गवर्नमेंट का एक और कंसर्न ये भी है कि नाउ डेज़ एफ.एन.ओ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। जो हम एक बात सुनते हैं कि 10 में से 9 रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो लॉस करते ही करते हैं। अब एक्चुअल में ये चीज़ हमेशा रहेगी, ये चीज़ कभी बदलने वाली नहीं है। लॉस जो है वो लोग अपने इमोशंस, अपने ग्रीडीनेस के वजह से बुक करते हैं। ये जो है 10 में से 9 लोग या फिर 99% लोग लॉस बुक करते हैं, ये बहुत पहले से चलते आ रही है और ये आगे भी रहने वाली है। तो इसके लिए इस तरीके से कुछ कदम उठाना कि 30% टैक्स लगा देंगे तो लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, मे बी शायद ये इतना वर्क नहीं करेगा। और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो टैक्स बढ़ा देगी तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनका जो ध्यान है वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि या तो वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स इनके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कंसर्न से सरकार इस टैक्स को लागू करने का सोच रही है। अब बात करते हैं सेबी के न्यू प्रपोजल्स की। तो सेबी ने लास्ट मंथ एक वर्किंग कमेटी बिठाई है, जिसको सेबी ने कहा है कि वो इस बात का सोल्यूशन निकाले कि पिछले कुछ सालों से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से मार्केट में जो है वो स्पेक्यूलेशन, यानी कि जिसे हम आसान भाषा में गैम्बलिंग कहते हैं, वो बढ़ रही है। उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाए वो ये वर्किंग कमेटी सजेस्ट करे। तो इस वर्किंग कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए हैं। अब उन सजेशंस के बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला सजेशन ये दिया है कि एफ.एन.ओ का जो लॉट साइज़ है उसे बढ़ा दिया जाए। मतलब अभी जो प्रेजेंट लॉट साइज़ है वो 5 लाख रुपीज़ से बढ़ाकर सीधा सीधा उसे 20 to 30 लाख रुपीज़ कर दिया जाए। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 का एक लॉट 25 का है, और वही बैंक निफ्टी का देखें तो एक लॉट 15 का है। तो जहाँ एक छोटा ट्रेडर
8-10 हज़ार रुपये लगाकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेता है, अब वहीं उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। प्लस अगर वो 30% टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो अलग से देने पड़ेंगे। और दूसरा प्रपोज़ल ये है कि पर एक्सचेंज अब सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी। देखिए पहले सेबी ने क्या किया, एवरीडे एक्सपायरी चालू कर दी डिफरेंट सेगमेंट में। आज ये एक्सपायरी, कल वो एक्सपायरी, पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे हुआ करती थी, अब वेडनेसडे हो गई है। तो इससे जो है मार्केट का जो एक इकोसिस्टम पहले बना हुआ था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। और ऑप्शन प्रोडक्ट ये डिज़ाइन क्यों किया गया था, हेज करने के लिए। अब मान लो निफ्टी आज गिरने वाला है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका पुट खरीदूँगी। अब मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, फिन निफ्टी है, ये है वो है, तो मैं उसे एज एन इन्वेस्टमेंट या हेजिंग के लिए नहीं लूँगी, फिर मैं उसे एज अ स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग के नज़रिए से देखूँगी। नाउअडेज़ आपने कुछ दिन पहले ये देखा भी होगा कि कैसे फिन निफ्टी 1 रुपये से बढ़कर एकदम 100-200 रुपये हो जाता है। तो ऐसे में जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचेगा कि रोज़ आते हैं, कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं, प्रॉफिट करते हैं, ज़ीरो टू हीरो करते हैं। तो इसके वजह से भी जो क्या है ना, लोग और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने लग गए, और वो भी इन्वेस्टमेंट या हेजिंग के पर्पज़ से नहीं। रोज़ आओ 1000-10 हज़ार क्वान्टिटी खरीदते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और निकलते हैं। और एवरीडे एक्सपायरी की वजह से ना स्पाइक बनने चालू हो गए, जिसके वजह से ना ऑप्शन प्रीमियम आपको 10 का 100 रुपये, 50 का 500 रुपये ऐसे दिखने लगे, जिसके वजह से भी जो लोग हैं वो और ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने लगे, ये सोच के कि कितना ही जाएगा, कितना ही लॉस होगा, कम पैसा लगेगा, प्रॉफिट कमा लेंगे। तो यहाँ जो है ना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस वॉल्यूम को ही कंट्रोल करने के लिए 1 वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज किया जाएगा। देखिए सेबी के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 18 का जो ओवरऑल डेरिवेटिव टर्नओवर है वो 210 ट्रिलियन से बढ़कर अभी फाइनेंशियल ईयर 24 में 500 ट्रिलियन का हुआ है। और एफएनओ सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो डेटा 65 लाख का था वो फाइनेंशियल ईयर 24 में सीधा 96 लाख का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साल में ही 40% से ज़्यादा का डेटा हमारे सामने प्रेजेंट है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही सेबी का कंसर्न है। और इवन ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सही नहीं है। अब कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। यस, आई एग्री कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन बढ़ने की भी चांसेस है, और इसे कंट्रोल भी करना चाहिए। लेकिन अब अगर देखा जाए मार्केट में हर कोई जो एंटर हो रहा है वो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए नहीं आ रहा है। जैसे 9 to 5 जॉब है, बिजनेस है, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, और हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनका घर ट्रेडिंग करके चल रहा है, किसी ने अपनी जॉब छोड़ दी फुल टाइम ट्रेडिंग पर फोकस करने के लिए। 18 साल के ऊपर के जो भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। हाउसवाइफ्स है जो ट्रेडिंग कर रही है, तो ये सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में ही आते हैं। अब इन पर 30% टैक्स भी लगेगा, सेबी लॉट साइज़ भी बढ़ा देगी, तो फिर ये कमाएंगे क्या? और एफएनओ को अगर स्पेकुलेटिव इनकम में डाला गया तो इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री होगी जो ऐसा करेगी। फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर एफएनओ स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है अगर आप कहते हैं, तो फिर इसे बंद क्यों नहीं कर देते? अच्छा, कुछ दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे भी एक बार देख लीजिए। सेबी ने कुछ दिन पहले ही BSDA अकाउंट की लिमिट बढ़ाई है। 1 सितंबर 2024 से ये लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अब सेबी ने ये क्यों किया? ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो झुकाव है वो स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़े। मतलब एक तरफ सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी चाहती है, और दूसरे तरफ ये सारे प्रपोजल्स भी आते हैं, तो लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो करे तो करे क्या। यस, मैं मानती हूँ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनिपुलेशन बढ़ रहा है। कुछ लोग मार्केट में किसी से इन्फ्लुएंस होकर भी आए हैं। होते हैं ना वो लोग बताने वाले कुछ लोग कि आज बैंक निफ्टी का कॉल ख़रीद लो या निफ्टी 50 का पुट ख़रीद लो। ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं जिससे इन्फ्लुएंस होकर बाकी के लोग एंटर होते हैं। और चलो ये भी एक कंसर्न है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, लेकिन ये लॉस की वजह लालच है, ग्रीडीनेस है। और ये फील्ड ही ऐसी है जहाँ इमोशंस,
लालच ये कभी कभी आप पर हावी हो जाता है, इसके चलते फिर आप लॉस कर बैठते हैं। पर ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप टैक्स लगा दो, आप लॉट साइज़ बढ़ा दो। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज ट्रेडर्स हैं, क्या आज के डेट में भी उन्होंने कभी लॉस नहीं बुक किया होगा? किया होगा। ट्रेडिंग का ये उसूल ही है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अगर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा। ये बात अलग है कि उस लॉस को आप मिनिमाइज़ करते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट से, लेकिन लॉस और प्रॉफिट ये पार्ट है ट्रेडिंग का। अब ब्रोकर्स के साइट पर ग्लिच आने की वजह से लोगों को लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कौन भुगतेगा? कौन जिम्मेदार है इस लॉस का? देखो, टैक्स तो लोग अभी भी भर रहे हैं, और 30% टैक्स अगर एफएनओ पे लगाया जाएगा तो वो भी लोग पे करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एजुकेट क्यों नहीं किया जा रहा है फिर लोगों को? आप एजुकेट करो, से भी एक कमेटी बनाएं, ब्रोकर्स को भी इंक्लूड करें कि वो भी लोगों को एजुकेट करें, एग्ज़ाम कंडक्ट करो। अगर आपको लगता है कि एफएनओ गैम्बलिंग है तो आप लोगों को एजुकेट करो, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करो। जैसे कि NISM की एग्ज़ाम्स होती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की, रिसर्च एनालिस्ट की, PMS की, वैसे ही एफएनओ की एग्ज़ाम भी ले लो। जिससे होगा ये कि जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा उसे ही एफएनओ के लिए एंट्री मिलेगा, एक एंट्री बैरियर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इससे भी वॉल्यूम कम हो जाएंगे। जो कुछ लोग होते हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस में मार्केट में एंटर होते हैं, जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कुछ चैनल्स होते हैं जो ये प्रोवाइड, रोज़ के कॉल्स प्रोवाइड करते हैं कि आज बैंक निफ्टी का ये कॉल ले लो, आज निफ्टी 50 का वो पुट ले लो, निफ्टी ख़रीद लो। तो बहुत सारे लोग जो है वो इनकी बातों में आकर ट्रेड करते हैं। फलाने ने कहा ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, तो ख़रीद लेते हैं कि हम आएंगे, प्रॉफिट करेंगे, अपना प्रॉफिट कमाएंगे और निकल जाएंगे। तो एग्ज़ाम लेने की वजह से क्या होगा कि ये जो दूसरे के भरोसे पे चल रहे हैं लोग, ये संख्या जो है ये हट जाएंगी, क्योंकि इनको आता कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसको उसको फॉलो करके बस चल रहे हैं। तो ये एक वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरा, जो जेन्युइन और जो सच में जिनको एफएनओ का नॉलेज है, ऐसे ही लोग रहेंगे। और फिर जब जेन्युइन लोग ही है तो फिर एफएनओ को बिज़नेस इनकम से हटा के स्पेकुलेशन इनकम में डालने की भी क्या ज़रूरत है? फिर उस पर 30% टैक्स की भी क्या ज़रूरत है? जो आज की डेट में हम कह रहे हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम ऐसा नहीं रहता है, तो वो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इवन लॉट साइज़ बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक जेन्युइन कैंडिडेट ही एफएनओ के लिए अगर एंट्री ले रहा है तो फिर चाहे वो एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर कोई जॉब वाला हो या बिज़नेस वाला हो, फिर लॉट साइज़ बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वो अपना जैसे अभी आज के डेट में 8 से 10 हज़ार रुपये लगाकर थोड़ा बहुत जो भी कमा रहा है वो वैसे ही आगे भी कमाए। मेरा एक सवाल ये भी है, मान लो किसी की सैलरी कम है लेकिन फिर भी वो अपने सेविंग्स से कुछ पैसे निकाल कर ट्रेडिंग करना चाहता है। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है जो अपने थोड़े बहुत पैसे से सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, ऐसों के लिए ये दरवाज़े बंद क्यों किए जा रहे हैं? उनकी क्या गलती है? खुद को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? इनके लिए दरवाजे बंद क्यों किए जा रहे हैं? और गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम तो अमीर को अमीर बनाओ और गरीब को गरीब बनाओ, ऐसा ही लगता है। देखिए, सेबी जो है वो ओवरऑल सोचती है, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या नीड है, उसे कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये अगर बात डायरेक्टली सेबी तक पहुँचे तो सेबी उस हिसाब से एक्शंस लेगी। कुछ फीडबैक ले सकते हैं आप रिटेल इन्वेस्टर्स से कि उनको कहाँ दिक्कत आ रही है। अब नाउअडेज ग्लिच का प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से भी लोग लॉस कर रहे हैं, तो ये सारे जो लॉसेस हैं वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही क्यों बेयर करें? सारी चीज़ों का बर्डन एक रिटेल इन्वेस्टर्स पे ही क्यों आ रहा है? जबकि सेबी इस तरीके से भी मेजर्स ले रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो झुकाव है वो स्टॉक मार्केट की तरफ भी इंक्रीज़ हो। तो जहाँ सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कदम उठा रही है, लेकिन अगर इस तरीके के प्रपोजल्स आएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी तादाद में कम हो जाएगा, जो कि एक तरीके से अच्छी बात भी नहीं है। तो अगर 1-to-1 कनेक्टिविटी हो रिटेल इन्वेस्टर्स और सेबी के बीच, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम है, जो भी उनके इश्यूज़ है, उसको सॉल्व करने में सेबी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उस हिसाब से सेबी फिर रेगुलेट करेगा। अब बजट आएगा
तो गवर्नमेंट क्या करती है एफ को लेकर, 30% टैक्स इम्प्लीमेंट करती है या नहीं, ये पता चल ही जाएगा। प्लस सेबी कैसे रेगुलेट करती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कुछ राहत मिले और वो भी कुछ कमाए, ये देखने वाली बात होगी।